पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इंडिया में है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्यों है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं है। तो कुछ कुछ कारण यहाँ पे दिए गए हैं जो कि फेवर करते थे कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव ही ज़रूरी थे उस समय जब हम आज़ाद हुए, जब कानून बनाने लगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की तरह ज़्यादा फेवर किया। अब क्यों किया, सबसे पहले देखते हैं। क्योंकि तीन होते हैं, लेकिन उसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते कि दो के बीच हम डिफरेंस देख सकते हैं। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में जो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं, जो देश का सबसे ऊपर वाला नागरिक होता है, और सरकार के सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हेड ऑफ़ द स्टेट एंड हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, दोनों प्रेसिडेंट होते हैं। और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में हेड ऑफ़ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट का हेड होता है कौन, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हमने क्यों अपनाया, दो कारण है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेनली कारण देखते हैं। सबसे पहले है कि हमें पास्ट में जो हमारा ब्रिटिश के अंदर जो एक्ट था 1919 वाला एक्ट या 1935 वाला एक्ट, इसमें हमारा जो चुनाव होता था और जो हमारी गवर्नमेंट थी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही थी, तो हमें थोड़ा बहुत इसका एक्सपीरियंस तो था ना। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सीधा नया तो हम जंप नहीं कर सकते, हमें कुछ तो आइडिया था ना। उसके बाद सेकंड था कि हम चाहते थे जो एग्जीक्यूटिव हो ना, ध्यान देना, हम चाहते थे जो एग्जीक्यूटिव हो वो किसी न किसी बॉडी के द्वारा कंट्रोल हो, और वैसी बॉडी के द्वारा कंट्रोल हो जिसे रिपब्लिक ने चुना है। और पब्लिक ने किसको चुना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन हुए, लेजिस्लेचर हुए। तो लेजिस्लेचर किसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेजिस्लेचर दोनों में से किस में से कंट्रोल कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव को। भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको बताया गया था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर के तरफ रिस्पॉन्सिबल और जवाबदेह नहीं होते थे प्रेसिडेंट। ध्यान देना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेचर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल और जवाबदेह नहीं होते प्रेसिडेंट, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह भी होते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। कौन, एग्जीक्यूटिव। क्लियर। तो दो और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि क्योंकि लेजिस्लेचर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं किसको, एग्जीक्यूटिव को। और रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट, ये तो मैंने बता ही दिया। क्लियर। पीएम क्या थे, पीएम जो हमारा अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में पीएम होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ध्यान देना, सबसे ऊपर कौन है, हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट बस एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं जिसको हम बोलते हैं डी जुरे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और इनको बोलते हैं डी फैक्टो। इसको बोलते हैं डी फैक्टो रूलर, कि मतलब रियलिटी में कौन है रूलर, रियलिटी में तो प्रेसिडेंट है, लेकिन नाम के लिए प्रेसिडेंट, रियलिटी में प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन नाम के लिए कौन है, प्रेसिडेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसको, फॉर्मली किसके पास है, प्रेसिडेंट के, लेकिन रियलिटी में किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, और प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। अब इसमें हम जो इसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का टर्म्स होता है, प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है। तो इसमें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में इनके इलेक्शन टर्म्स रिमूवल के बारे में डिटेल में नहीं दिया गया है, फिर मैं बता देता हूँ। इनका जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है, देखो प्राइम मिनिस्टर का सबसे पहले इलेक्शन कैसे होता है वो आपको पता है, जो एमपी का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और एमपी में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत होती है उसके लीडर, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, उसके लीडर क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। क्लियर। लेकिन अब प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, प्रेसिडेंट के चुनाव में डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, आपको पता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है। तो इनडायरेक्ट चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर, ध्यान देना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके अलावे राज्यसभा और लोकसभा। ध्यान देना, इलेक्टेड मेंबर सिर्फ, नॉमिनेटेड नहीं, क्योंकि नॉमिनेट तो खुद प्रेसिडेंट उनको किए रहते हैं। टर्म्स 5 साल होता है। रिमूवल होता है कि एक रिमूवल के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, 61st आर्टिकल में दिया हुआ है,
61 आर्टिकल है, जिसमें इम्पीचमेंट के बारे में प्रोसेस है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। क्लियर। तो नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर। तो हमने देख लिया कि एग्जीक्यूटिव में हम तो उस समय से बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास तो कोई पावर ही नहीं होता, प्रेसिडेंट नाम का सेरेमोनियल पावर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसा पावर प्रेसिडेंट के पास भी होता है, बहुत सारा, जिसमें मतलब कम ही होता है, लेकिन कुछ पावर डिस्क्रिशनरी होता है कि इनका पावर एक खुद अप्लाई कर सकते हैं कभी कभी। जैसे पहला, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो पूछ सके, ध्यान देना, पूछ सके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि काम कैसा चल रहा है, या इम्पॉर्टेंट मैटर पे कोई राय ले सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ये कानून कहाँ तक गया। मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि वो उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा कानून कहाँ पे है, कैसे हो गया। और प्रेसिडेंट को बताना, प्रेसिडेंट अगर पूछे तो प्रेसिडेंट को बताना ज़रूरी है, और बताए वो कौन, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और या हम सिंपल बोल सकते हैं कि लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट के बीच लिंक का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट मे कॉल। समझ गए ना, कि प्रेसिडेंट जो भी इंफॉर्मेशन मांगे प्राइम मिनिस्टर को देना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑलवेज राइट टू प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन द मैटर कॉन्फ्रंटिंग द कंट्री। भाई देखो, कोई भी ऐसा कोई मैटर आ गया, जैसे प्रेसिडेंट को लगा कि यार मैटर पे मुझे अपना व्यू देना ज़रूरी है, ताकि उसको देख के उसी हिसाब से कानून बनाया जाएगा लेजिस्लेचर के द्वारा, तो प्रेसिडेंट अपना व्यू दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ध्यान देना, व्यू कभी भी ऐसा नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। क्लियर। तो 3 ऐसा सिचुएशन है, ध्यान देना, 3 ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं, जहाँ इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्लियर। सबसे पहला है कि इन द फर्स्ट प्लेस, जो कि हमने पहले ही देखा था, प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क द काउंसिल टू रिकन्सिडर द डिसीजन। ध्यान देना, आपको पता है कि प्रेसिडेंट कुछ भी पूछ सकते हैं कि ये काम कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया कुछ भी, तो प्रेसिडेंट इनको बोल सकते हैं आपका एडवाइस सही नहीं है, आप इसको एक बार रिकन्सिडर के लिए भेज दीजिए। भाई इतना ही बहुत काफ़ी है। प्रेसिडेंट इनको बोल सकते हैं कि आपके इस एडवाइस में लीगल लेकुना है या लीगल फ्लॉज है, आप इसको, और हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, आप इसको फिर से रिकन्सिडर कीजिए। तो भाई इतना भी काफ़ी है। रिकन्सिडर के बाद तो आएगा तो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार प्रेसिडेंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा। क्लियर। दूसरा है कि वीटो पावर। वीटो पावर में प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होते हैं। ध्यान देना, कोई भी लेजिस्लेचर मान लो कानून बना लिया, दोनों हाउस, एक बार लोकसभा पास कर लिया, राज्यसभा पास कर लिया, अब थर्ड पर्सन के पास आएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब तक एसेंट नहीं देगा ना, तो वो कभी भी बिल ही रहेगा, कभी भी एक्ट नहीं बनेगा। एक्ट नहीं बनेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर। तो वेटो पावर क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास 3 पावर होता है, या तो एसेंट दे दे, जैसे ही आया बिल इसको एसेंट दे दे। दूसरा रिटर्न कर दे। रिटर्न करने का मतलब है कि बोल दे कि यार इसमें कुछ खामियां हैं, इसको रिकन्सिडर करो आप। रिकन्सिडरेशन का मतलब क्या होता है कि आप इसको फिर से चेक करो, इस पॉइंट में गलत है, तो अगली बार अगर वो बिल सेम बिना किसी चेंज किया है ना, तो भी उनको प्रेसिडेंट को हाँ करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। लेकिन प्रेसिडेंट के हाथ में एक पावर यहाँ पे है, कोई टाइम लिमिट नहीं है एसेंट देने का। ध्यान देना, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इसी का फ़ायदा प्रेसिडेंट उठा लेते हैं। और थर्ड क्या है, प्रेसिडेंट को सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, भाई ये सही नहीं। अब क्या है, जो टाइम लिमिट जो नहीं है, उसका फ़ायदा कैसे प्रेसिडेंट ने उठाया वो मैं आपको बताता हूँ। देयर इज नो टाइम लिमिट ऑन द प्रेसिडेंट फॉर गिविंग हिज एसेंट टू अ बिल को एसेंट देना, बिल पे साइन करना है मान लो, तो प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो एक बार ऐसा हुआ था 1986 में, पार्लियामेंट ने पास कर दिया इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। ध्यान देना, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। तो इस बिल को वाइडली क्रिटिसाइज किया गया, और क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो आर्टिकल हमारा 19 है उसको कर्टेल कर रहा था। तो प्रेसिडेंट उस समय थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह को तो एड एंड एडवाइस पे काम करना होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, होता है ना।
लेकिन यहाँ पे इनके पास एक पावर तो भाई था कि टाइम लिमिट का फ़ायदा उठा सकते थे। उन्होंने उसको रख लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया बिल पे। उसके बाद जब उनका टर्म ख़त्म हो गया, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए। नेक्स्ट प्रेसिडेंट जिनका नाम था वेंकट रमन, उन्होंने क्या किया, उसको फिर से पार्लियामेंट में भेज दिया फॉर रिकन्सिडरेशन। ध्यान देना, ये भी पावर है ना कि टाइम लिमिट नहीं है एसेंट देने का। और दूसरा पावर उन्होंने यूज़ किया, यूज़ किया वेंकट रमन ने कि रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया। रिकन्सिडरेशन के लिए भी है, तब तक पार्लियामेंट में नई गवर्नमेंट आ चुकी थी। नई गवर्नमेंट ने इस बिल को हटा ही दिया, मतलब इस बिल को पास ही नहीं होने दिया। तो आप देख रहे हो, एक जो बिल एक्ट बनने ही वाला था, प्रेसिडेंट ने उसको अपना डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके उसको एक्ट नहीं बनने दिया। उसमें पहले देरी की, फिर दूसरे प्रेसिडेंट आए, फिर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजे ताकि टाइम लग जाए। थर्ड पावर होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है। देखो, जैसे आपको लगता है कि अभी तो बीजेपी मेजॉरिटी में थी, जैसे एनडीए गवर्नमेंट है जो है, तो इसमें तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट तो सिंपल चुनना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट के पास पावर तब होगा जब वो अपने पावर का असर्ट तब कर सकते हैं, लेकिन जब कोई भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं रहेगा। ऐसा हुआ था 1989 से लेकर 1998 तक 4 बार ऐसा हुआ था कि कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं थी। तो उस समय क्या था, कोलिजन पर सरकार बनाना होता था। तो जैसे यहाँ पे बताया जाता, नो पार्टी और अ कोलिजन सिक्योर अ मेजॉरिटी इन इलेक्शन। कोलिजन सरकार, देखो, एक होता है कि प्री इलेक्शन का मतलब है कि इलेक्शन से पहले ही कुछ सरकार ने बोल दिया, कुछ पार्टी ने बोल दिया कि हम तो साथ ही रहेंगे। जैसे एनडीए है, बीजेपी प्लस उनके अलायंस है। ये पहले प्री पोल में ही बोल देते हैं कि हम सब तो साथ हैं। तो इनका क्या होगा, इनका साथ ही रहेंगे ना, तो इनका चुनाव से पहले इनका सीट भी साथ जोड़ा जाता है पहले ही। लेकिन अगर मान लो बीजेपी इनके बाद भी नहीं हुआ रहता, अगर इस सब के बावजूद पूरे एनडीए को नहीं पूरा रहता 272 सीट, तो किसी एक मतलब 260 रहता, तो 12 सीट के लिए किसी और पार्टी के साथ जा सकते थे, किसी और पार्टी को ऐड कर सकते हैं। देखो, तो इस समय क्या हुआ, नो पॉलिटिकल पार्टी, इस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सिक्योर मेजॉरिटी नहीं था, 272 सीट नहीं था, क्योंकि 543 का आधा कितना होता है, 272 होना चाहिए। बीजेपी और उसके अलाइज के पास 251 सीट था। मान लो एनडीए टोटल हम बोल रहे हैं इसको, एनडीए के पास 251 सीट था, 21 तो मेजोरिटी के लिए कॉमन था। तो प्रेसिडेंट नारायणन जो उनसे नारायणन जी थे, अडॉप्टेड एन एलेबोरेट प्रोसीजर। ही आस्क लीडर ऑफ देयर अलायंस अटल बिहारी वाजपेयी को बोले कि टू फर्निश डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम फॉर द कंसर्न्ड पॉलिटिकल पार्टी, नॉट स्टॉपिंग एट द प्रेसिडेंट, ऑल्सो एडवाइज बाय जी। मतलब देखो, प्रेसिडेंट चाहते हैं कि कोई सरकार बन जाए। उन्होंने बीजेपी को इवन एडवाइस भी दिया, बीजेपी के जो हेड थे, क्योंकि वो देखो बीजेपी और उसके अलायंस जो है एनडीए, उसमें सबसे मेजॉरिटी पार्टी कौन है, बीजेपी। तो बीजेपी के जो हेड होंगे वही ना टोटल के हेड होंगे, टोटल अलायंस के हेड होंगे। तो इन्होंने इनको बोला कि पहले आप ओथ ले लीजिए, उसके 10 दिन के अंदर आप मेजॉरिटी साबित कर दीजिए। इस बीच किसी पार्टी को वो बोल सकते हैं मिलने के लिए, या किसी पार्टी को एक बारी सरकार बन जाएगा तो कोई भी पार्टी मिलने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि हर बार सरकार टूट ही जाए, कि हर बार नए चुनाव करने हो, क्योंकि इसमें हर बार चुनाव करने में खर्चा हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, और अगली बार चुनाव हुआ फिर नहीं हुआ, कोई मेजॉरिटी हुआ तो फिर क्या। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरफ जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है। तो अब इनका चुनाव कैसे होता है, इनका इलेक्शन होता है, 2 लोग होते हैं, 2 ऑफिस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इन दोनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, यहाँ के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर चुनाव, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। एक वीडियो में इस प्रोसेस का इसका भी बनाऊंगा कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। उसका इलेक्शन मेथड सेम है प्रेसिडेंट का, क्योंकि एक ही बनाऊंगा दोनों का जाएगा, दोनों का सेम है। एक ही डिफरेंस है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होते थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, इसमें नहीं शामिल होते।
वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है उनके ऑफिस से, राज्यसभा से, जब पास किया जाता है उनके मेजोरिटी। और एक देखो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से उनके राज्यसभा से पास किया जाता है और इसको एग्री किया जाता है लोकसभा से। लोकसभा से एग्री करने का मतलब लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब 50% से ज़्यादा बस लोग हाँ बोल देने चाहिए जितने प्रेजेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के और प्रेसिडेंट का ऑफिस संभालते हैं अगर प्रेसिडेंट डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल कर दे। ध्यान देना, प्रेसिडेंट का टर्म ख़त्म होने वाला होता है। मान लो प्रेसिडेंट का टर्म ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर ऑफिस में ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट का 5 साल का टर्म ख़त्म हो गया तो अगर दूसरे प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हुआ तब तक कौन रहेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। नहीं भाई, सेम प्रेसिडेंट रहेंगे। सिर्फ यही केस है जब प्रेसिडेंट ही रहते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता। बाकी सारे केस में वाइस प्रेसिडेंट आ सकते हैं। डेथ के केस में, रेजिग्नेशन के केस में, रिमूवल के केस में, इम्पीचमेंट के केस में आ सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो यहीं तक ये वीडियो हम रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे जिसमें प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और वीडियो जिसमें हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।